हेलो। चलिए, फर्स्ट क्लास मतलब लास्ट क्लास जो कि पहली क्लास थी जिसमें हम लोगों ने कैलकुलस वगैरह समझा, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि वेरिएबल्स से कहानी शुरू हुई थी और आपको थोड़ा सा वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स या अननोन कॉन्स्टेंट्स में डिफरेंस समझ में आया था। दैट इज़ बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ। तो वो एंड भी देखेंगे अपन कभी। फिर फंक्शन समझाया था, ज़्यादा कुछ नहीं होता है फंक्शन। बिल्कुल सही, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। फिर मैंने बोला था कि किसी भी वेरिएबल है उसमें कितना चेंज होता है। वेरिएबल की कहानी हमेशा दो वेरिएबल से शुरू होती है। एक वेरिएबल, हाँ ऐसे हो नहीं सकता है इक्वेशन में, मतलब फिर वो वेरिएबल की इंपॉर्टेंस वेरिएबल जैसी नहीं रहती। पॉलिनोमियल में सिंगल वेरिएबल हो सकता है, 3x+2, तो x की वैल्यू डालते हो तो पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यू आती है। इक्वेशन में डाला तो आप लोग समझे थे कि सेंस बट हट जाता है वेरिएबल का, और बोलते हैं उसको है नहीं, इक्वेशन में वन वेरिएबल ही बोलते हैं बट वो सेंस हट जाता है। तो वेरिएबल की कहानी दो से शुरू होती है। अब वेरिएबल में चेंज होगा, अगर दो वेरिएबल्स हैं ऑब्वियसली, अगर दो वेरिएबल्स हैं आपके पास तो इंटरडिपेंडेंट होंगे कि एक में चेंज हो रहा है तो दूसरे में भी चेंज होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे आपने। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर मार्क्स, दोनों वेरिएबल हैं। और एवरी डे और एवरी टेस्ट, इस टेस्ट के लिए कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए उसके मार्क्स में इफेक्ट आ जाएगा। तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में देखते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों वेरिएबल्स है तो दोनों को एक साथ समझने की ये भी वेरी हो रहा है ये भी हो रहा है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक वेरिएबल का रेट अपन फिक्स कर देते हैं कि इसको यूनिट 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 से चेंज करो, और जो दूसरा वेरिएबल है उसका रेट अपन देखते हैं कि ये कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज में क्या आ गया, जो आपका y है वो कितना चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन x या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चेंज इन x। कि दो दो यूनिट से चेंज करो या पांच पांच यूनिट से चेंज करो, फिक्स अमाउंट ऑफ चेंज इन x से अपन y में हर बार कितना चेंज हो रहा है वो देखते हैं। जैसे लीनियर की बात थी, तो लीनियर में आपने देखा था कि जब x में यूनिट यूनिट चेंज हो रहा है तो y में भी एक फिक्स अमाउंट ऑफ चेंज हो रहा है। अब वो यूनिट रहेगा या कितना रहेगा वो डिपेंड करेगा। ये जो फिक्स अमाउंट ऑफ चेंज है ना, ये आपको सिर्फ लीनियर में देखने को मिलेगा। अगर इसी को मैं क्वाड्रेटिक लिख दूंगा तो जो y में चेंज देखोगे ना कि पहले से दूसरे में जाते हुए कितना दूसरे से, तो वो अलग आ जाएगा। फिर उसमें क्या करते हैं, चेंज का चेंज निकालते हैं। जैसे मैंने जो 3 निकाला है वो क्या है, ये जो चेंज हो रहा था इसका चेंज, उसका भी चेंज निकालोगे तो फिर वो कांस्टेंट आएगा किसमें, क्वाड्रेटिक में। वो आज अपन देखेंगे एग्जांपल, समझे? तो यहाँ पे 3 3 आ रहा है लेकिन वहाँ पे 3 की जैसे, हाँ वहाँ पे डिफरेंट, हाँ जैसे 5 7 9 और फिर उसका चेंज निकालोगे तो 2, बिल्कुल सही। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ये अपन को समझने की मेन बात थी। ओके, इसको अप्लाई किया कहाँ किया था, y को x को न्यूटन ने टाइम ले लिया, ऐसा समझ लो, x को टाइम ले लिया और y को डिस्प्लेसमेंट ले लिया, y को डिस्प्लेसमेंट ले लिया। तो वो y का चेंज देख रहे थे x के रेस्पेक्ट में, तब की वेलोसिटी आ रही थी और एवरेज वेलोसिटी निकल के आ रही थी। अब उनने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, ये जो नीचे x का चेंज है, टाइम का चेंज है, ये यूनिट यूनिट करके देख रहे हो तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आएगी फॉर 1 सेकेंड। समझ रहे हो? वापस बोलो, समझ रहे हो? x की टाइम एक एक सेकेंड में जो है, एक उस एक सेकेंड के लिए एवरेज वेलोसिटी आएगी। नॉर्मली बात करना कि सर एक सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी, तो वही मान लो पूरे सेकेंड में। और वही न्यूटन की टीचर भी बोल रही थी कि तुम मान लो ना कि एक सेकेंड में जो टाइम इंटरवल है उस पूरे सेकेंड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसा मान लो। बट वहाँ पे बहुत सारी बातें रुक जाती, जो अपन आगे पढ़ेंगे ना वहाँ पे बहुत सारी बातें रुक जाती। तो न्यूटन यूज्ड द वर्ड इंस्टेंटेनियस, हमको इंस्टेंटेनियस चाहिए, उस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ। तो फिर सवाल उठा कि भाई सबसे छोटा टाइम इंटरवल निकालना पड़ेगा, तो सबसे छोटा टाइम इंटरवल को ऐसे डिफाइन करो, और वहाँ से एक चीज़ निकल के आई, वहाँ से एक चीज़ निकल के आई कि सबसे छोटा जब टाइम इंटरवल लोगे उसको नंबर में डिनोट नहीं कर पाएंगे तो सिंपल एल्जेब्रा से सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो एक पूरा ब्रांच निकली मैथमेटिक्स की, कैलकुलस। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, जिस कॉन्सेप्ट पे हम अभी बात कर रहे हैं, और उसी से रिलेटेड इंटीग्रेशन। एक्चुअल में उसका उल्टा होता है, ऐसा बोल दो, बट वो जैसे डिफरेंशिएशन समझना पड़ रहा है ना थोड़ा सा। एक क्लास हो गया, दूसरी क्लास में भी डिस्कस कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, और अभी तो इसका ग्राफिकल एंड नहीं बताया, बहुत सारे एंड्स नहीं बताया। तो इंटीग्रेशन इससे 2-3 स्टेप और समझने के लिए ऊपर है, बट एक बार डिफरेंशिएशन समझ लोगे तो इजी है। मैं आज ही इंटीग्रेशन समझा दूंगा तो 2-3 स्टेप ऊपर लगेगा, बट डिफरेंशिएशन में जब कंफर्टेबल हो जाओगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर पाओगे, तो इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया लगेगा कि हाँ नहीं आता है समझ में, ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है ऐसा। अब उन्होंने बोला कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ कॉर्डिनेशंस वगैरह यूज़ करेंगे, वो मैं आज बताऊंगा। तो ये पूरी कहानी थी। तो आज मैं आप लोगों को 2 चीज़ें बताऊंगा। एक डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाने वाली चीज़, मतलब मैथमेटिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। एक पूरी चीज़ बताऊंगा मैथमेटिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको डिनोट कैसे करते हैं, फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, और उसमें एक पहले पार्ट लगेगा हमको, जैसे अपन ने लीनियर के लिए टेबल बनाई थी ना, लीनियर के लिए, और अपन को समझ में आया था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, y is considered as dependent variable on x, है ना। आप y से वर्सा भी ले सकते हो, पर प्रैक्टिकल केस में जब जाते हैं तो तुम्हारे मार्क्स पे तुम्हारी पढ़ाई डिपेंड करती है कि तुम्हारी पढ़ाई पे तुम्हारे मार्क्स डिपेंड करते हैं। पढ़ाई एक यूनिडायरेक्शनली है ना, तो एक तुम्हारे हाथ में है, दूसरा उसका आउटकम है। तो यहाँ पे जिसको कंसिडर कर रहे हैं ना तुम्हारे हाथ में, उसको इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तुम्हारी एनर्जी जितनी होगी, 3 लेना है, 4 लेना है, 3, 4, 5 ऐसा लेना है चेंज, या 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 ऐसा लेना है चेंज, वो तुम्हारे हाथ में, उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट। समझो, मैथमेटिकली दोनों को पलट भी सकता हूँ मैं, कि मैं y को डिपेंडेंट और x को इंडिपेंडेंट कर दूँ, पर प्रैक्टिकल सिनेरियो में जनरली एक पे दूसरा डिपेंड करता है, तो हमने यहाँ पे वो लेके ही चल रहे हैं कि उसमें x को डालेंगे। समझो, जैसे एक मोशन हो रहा है, उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात की जाए, तो कितने टाइम के लिए आप ऑब्जर्व करोगे, ये तुम पे डिपेंड करता है, और उस टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो निकल के आएगा। जैसे एक मोशन हो रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, एक चिड़िया उड़ रही है, उसको देख रहे हो, तो तुमने पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट किया और फिर पर्टिकुलर टाइम पे 3 सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया, तो 3 सेकंड में कुछ डिस्प्लेसमेंट निकल गया है, वो जिस पे भी डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, जिस पे भी डिपेंड करेगा। जो टाइम रहेगा वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो एक्सपेरिमेंटल, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है, ऑब्जर्व करने वाला है, उसके हिसाब से आती है, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बोलते हैं। और जो दूसरी निकली डिस्प्लेसमेंट, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। समझ लो थोड़ा, ये जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बोल रहा हूँ ना, इसमें बहुत बार तुम्हें लगेगा नहीं वाइस वर्सा भी तो सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वाइस वर्सा भी तो सही है, बट एक को डिपेंडेंट और एक को इंडिपेंडेंट लेके चलोगे तो कैलकुलस बेटर समझ में आएगा। जैसे ये 3x + 2 = y लिखा, तो कोई बच्चा आएगा और मेरे को बोलेगा कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं x = y - 2/3, तो वहाँ पे y की वैल्यू डालते जाए, x की निकालते जाए, ये स्विच हो गया। बिल्कुल हो सकता है, मना नहीं कर रहा, बट जो रियल सिनेरियोज रहते हैं उसमें एक क्वांटिटी पे दूसरे डिपेंड करते हैं, और जो इंडिपेंडेंट रहती है उसको हम लोग मोस्टली x में डालते हैं और डिपेंडेंट को y में। इसलिए आपने x एक्सिस पे जनरली टाइम देखा है, x एक्सिस पे जनरली टाइम देखा है। हाँ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब y एक्सिस पे, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से डिपेंड कर रहा है। क्योंकि मोशन को डिफाइन कर देते हैं, मोशन इज
चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम क्लियर है ना? तो हम मैथमेटिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन थोड़ा समझेंगे, पर उसके पहले उसका सब पार्ट एक करेंगे कि जो इक्वेशन डिग्री 2 वाली इक्वेशन के थ्रू हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। डिग्री 2 वाली इक्वेशन के थ्रू हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। फाइन, आगे बोलूँ? तो एक सिंपल 2 डिग्री की इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू, बोलो क्या लें? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका x और y मैं टेबल बना देता हूँ। समझ रहे हो ना क्या करने वाला हूँ? लीनियर के साथ जो किया था वो x1 रखेंगे तो y, x1 रख और इसकी वैल्यू कितनी आई? 2। x2 रखेंगे तो y 3 नहीं, अरे सॉरी 4 नहीं, 2 4 5 x3 रखेंगे तो y 8 सोचो, बारी बारी पूछ रहा हूँ, आप बताओ। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, ठीक है। अब सही बताना तीनों। x4 रखेंगे तो y 17 x5 रखेंगे तो y 26 x6 रखेंगे तो y 37 36 का 1। अब चेंज ऑफ y देखते हैं, क्योंकि लीनियर में अपना कांस्टेंट आ गया था। यहाँ पे तो यहाँ पे है ये 3, फिर ये 5 7 9 11। अब मेरी बात समझो, ये जो y निकला, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो y निकला इसके लिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, या पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके लिए कोई पॉलिनोमियल होगा तो वो होगा 2x प्लस 1। x को 1 डालो, 3 आ रहा है क्या? आ रहा है। x को 2 डालो, 5 आ रहा है क्या? कहाँ पे डाल रहे हो? यहाँ पे ना। हाँ यहाँ पे x को 3 डालो, 7 आ रहा है क्या? x को 4 डालो, आ रहा है। अब ये इक्वेशन कैसे निकाली मैंने? ये इक्वेशन निकलती है डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएशन में मैं जब समझाऊंगा रूल्स की, अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा कर दो, ऐसा लिखा है तो ऐसा कर दो, तो वहां पे बेसिक ऐसा मैं करवा क्यों रहा हूँ? क्योंकि ये जो चेंज विथ रेस्पेक्ट टू y है, इसकी इक्वेशन निकलवा रहा हूँ मैं। जैसे मैं रूल सिखाऊंगा एक, कि अगर पॉलिनोमियल है आपका x टू द पावर 4, 5x टू द पावर 4, मैं जैसे मैथमेटिक्स जनरली छोटी क्लास में कैसे सीखते थे, ऐसे ऐसा करना है तो वैसे पहले सिखा देता हूँ। वो सबसे सिंपल मेथड रहता है, लॉजिकल कम रहता है, बट सबसे आपको क्या करना है, पावर को आगे लाके नंबर में मल्टीप्लाई करो और पावर को 1 से कम कर दो। तो इससे क्या बन गया ये, और जो प्रोसेस किया इस प्रोसेस को बोलेंगे, जो प्रोसेस किया इस प्रोसेस को बोलेंगे वी डिफरेंशिएटेड 5x to the power 4 with respect to x। एक पॉलिनोमियल था 5x to the power 4। अब मैं 5x to the power 4 को y भी लिख सकता हूँ, इक्वेशन में लिखा, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ वी डिफरेंशिएटेड y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि 5x to the power 4 बोलो या y बोलो। टीचर अपनी कन्वीनियंस से कभी y बोल देता है। y का मतलब होता है कि पूरे जो फंक्शन है आपका पॉलिनोमियल है उसको कर। तो जो इक्वेशन निकाली इसका महत्व है। अब सर ये आगे जाके मल्टीप्लाई किया और ये 3 लाया, इसका क्या रूल है? तो इसके फॉर्मूले का लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, और ऐसे हर एक फॉर्मूले के लंबे चौड़े डेरिवेशन है जिसमें स्मॉल h का लॉजिक लगता है। वो अगर अभी चालू करूंगा तो 10 से 12 क्लासेस लगेगी, तो उस पर नहीं जा रहा मैं, पर वो इसी साल आपको पढ़ाएंगे, इसी साल आपको पढ़ाएंगे।
बट आप थोड़ा तो समझ गए ना, जैसे ये डिफ्रेंसिएशन, यहाँ से जस्टिफिकेशन तो मिल रहा है कि भाई कुछ लॉजिकली चीज़ें ऐसे आउट ऑफ द ब्लू चीज़ नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस वन, या फिर शुद्ध भाषा में बोल लूँ तो भाई ये जो टेबल है इसमें y का चेंज निकालूं विथ यूनिट चेंज इन x, तो आएगा 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। इतना स्टेप ठीक है। अब मैंने चेंज तो निकाल लिया हर स्टेप पे, अब मैं चेंज का चेंज निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ। चेंज के चेंज का चेंज भी निकाल सकते हो, तो कितना भी निकाल सकता हूँ। तो डिफरेंशिएशन क्या है? रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो मैं रेट ऑफ चेंज 2 बार निकाल सकता हूँ, तो मैं 2 बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। कोई ऐसे कोई बड़ी भारी चीज़ तो है नहीं। 2 बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, 3 बार कर सकता हूँ, 4 बार कर सकता हूँ। मैं चेंज के चेंज का चेंज निकाल रहा हूँ, कितना भी लंबा प्रोसेस चल सकता है, राइट? तो यहाँ पे मैं चेंज निकाल के देखता हूँ, 3 और 5 का चेंज। और इसका जो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो 2 ही बनेगा। x आ नहीं सकता उसमें, x आ नहीं सकता। अगर आएगा तो x की पावर 0 रहेगी, क्योंकि x आएगा तो x1 डालोगे तो कुछ, x2 डालोगे तो कुछ, तो कांस्टेंट बन रहा है। तो यहाँ पे या तो बनेगा y = 2 या y = 2x to the power 0, x to the power 0 मतलब 2x to the power 0। समझ में आ रहा है? तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है और इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। क्या बोला था कि पावर को आगे ले जाके मल्टीप्लाई कर दो और पावर एक कम कर दो, तो x to the power 0 हो गई। और 1 के साथ x कितना है? अगर मैंने 1 लिख रखा है तो मैं 1 को ऐसा लिख सकता हूँ, तो पावर आगे लिया हो तो 0 हो गया। अब x to the power जो भी होगा तो माइनस हो जाएगा, बट जो भी होगा उससे क्या मतलब निकलता है? तो जो कांस्टेंट है, अरे सिंपल सी बात है, कुछ कांस्टेंट है आपके पास। दूसरी चीज भी बोल रहा हूँ मैं, वो तो ठीक है, वो सही बोल रहा हूँ। कुछ कांस्टेंट है आपके पास, कोई सा भी 10, 10 कांस्टेंट है या 9 कांस्टेंट है। अब 9 में चेंज कितना होगा? जैसे मैं y में चेंज दे सकता हूँ, x में चेंज दे सकता हूँ, कांस्टेंट में कितना चेंज देख सकता हूँ? कांस्टेंट का चेंज कितना होगा? 0। कॉमन सेंस। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट हमेशा 0 आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। और सिंपल x में आपको पॉलिनोमियल दिया तो इसका डिफरेंशिएशन आप निकालना सीख गए और प्रैक्टिस करेंगे अपन, क्योंकि मैथमेटिकल चीज़ आप सिर्फ सीख जाओ वो मज़ा नहीं आता है। उसमें जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, बिल्कुल वो फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ 3 + 7, तो प्लस का लॉजिक याद करना पड़ता है क्या? नहीं। तो मैथमेटिक्स में इतना फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए चीज़ें। मैथमेटिक्स सिर्फ समझने की चीज़ नहीं है, समझने की तो है ही, बट प्रैक्टिस से ही आगे बढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स। तो वैसे ही ये कैलकुलस, ये सिंपल डिफरेंशिएशन आपको थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे, बट यू अंडरस्टूड द लॉजिक, ठीक है? अब अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन लिखता ना, ये जो कांस्टेंट आता है ये और अगली स्टेप पे आता है। ये तो नॉर्मल बात हो गई। अब क्या जो ये इक्वेशंस बनाते हैं, ये ऐसे होल नंबर में चलती है या लीनियर, स्क्वायर, क्यूबिक? नहीं, ये रूट में भी चल सकती है, x to the power 1/2 ऐसी भी चल सकती है, कंबाइंड भी हो सकती है, y = 3x³ प्लस 4x to the power 3/2 प्लस √x, ऐसी भी हो सकती है। तो इसका चेंज कुछ दिखेगा, वो इंडिविजुअली तो आप निकाल सकते हो कि इसका चेंज मेरे को तीसरी स्टेप पे खत्म हो जाएगा, इसका चेंज कौन सी स्टेप पे खत्म होगा वो आपको पता ही नहीं है ना, क्योंकि स्टेप्स तो मैं फ्रैक्शन में बता नहीं सकता। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई। इस तरीके से देखने के लिए जो तरीका अपन ने लिखा है, बट जो फॉर्मूला मैंने बताया उसके हिसाब से कॉम्प्लेक्स नहीं हुई, क्योंकि फॉर्मूला क्या है भाई, जो पावर है, अगर मैं dy/dx निकालूं, मतलब मैं पूरे को x के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, मैं मतलब मैं पूरे में देख रहा हूँ कि x के यूनिट चेंज पे पूरे की वैल्यू में कितना चेंज है, और उससे फॉर्मूला डेवलप कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं लगा रहा हूँ कि पावर आगे आके मल्टीप्लाई होगी,
और पावर 1 से कम हो जाएगी। पावर आगे आके मल्टीप्लाई होगी तो 4 इंटू 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, और पावर 1 से कम हो जाएगी। पावर आगे आके मल्टीप्लाई होगी और पावर 1 से कम हो जाएगी। फाइन। इसका रूट कहाँ गया बताओ? ये सही लिखा है थर्ड। सर हमने रोड को 1/2 कर दिया। अब ये था x टू दी पावर 1/2, इसमें -1 किया तो x टू दी पावर -1/2 चलेगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/√x, -1/2 चलेगा, है ना। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर करते हैं तो पावर नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव कर देते हैं, वो आपने पावर ऐड करना रहता है सामने में, सब्सट्रैक्ट। मल्टीप्लाई। हाँ, पावर सामने वाले में मल्टीप्लाई और जो ओरिजिनल पावर है उसका एडिशन। जब इंटीग्रेशन सिखाऊंगा इसका उल्टा, कि पावर 1 कम कर दो और जो नई पावर है उससे डिवाइड कर दो भाई, है ना। खैर वो इंटीग्रेशन में सिखाऊंगा, बट थोड़ा थोड़ा उसका उल्टा चलेगा, पर उल्टा करते आना चाहिए। पावर बढ़ जाएगा और आगे वाले नंबर से डिवाइड हो जाएगा। नहीं, जो नई पावर बनेगी उससे डिवाइड होगा। मैंने बोला ना उल्टा करते आना चाहिए, एग्जैक्टली उल्टा होना चाहिए। समझो मेरी बात। पावर एक पहले बढ़ानी है, फिर 3x³ का डिफरेंशिएशन ये था, तो इसका इंटीग्रेशन ही आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन ही आना चाहिए वापस रिटर्न में, है ना। तो कैसे होगा कि जो पावर है उसमें प्लस करोगे और जो नई पावर है उससे डिवाइड करोगे, तभी आ पाएगा। अब आपका दिमाग चलेगा कि नहीं वो जो पुरानी पावर थी उससे डिवाइड कर देंगे, बार बार चलेगा, वो सब बच्चों का चलता है, वो सबका ही चलता है। कंफ्यूजन होता है कि नहीं, पर आप सोचो ना, आप सोचो एग्जैक्टली वो आना चाहिए, तो आपको क्लिक कर जाएगा कि नई पावर से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नई पावर है वो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन जब कर रहे थे तो पुरानी पावर थी, और पुरानी पावर से मल्टीप्लाई किया था तो उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के बाद जो नई पावर बनेगी डिफरेंशिएशन में, वो पुरानी पावर होगी। कंफ्यूज हो रहे हो? चलो छोड़ो, उसको छोड़ो, डिफरेंशिएशन पे रहते हैं। फाइन। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब साइन थीटा खुद एक फंक्शन है, थीटा के चेंज होने के साथ साइन थीटा में कुछ चेंजेस होते हैं, तो मैं साइन थीटा का चेंज देख सकता, रेट ऑफ चेंज देख सकता हूँ किसके रेस्पेक्ट में, कि थीटा को एक एक यूनिट चेंज कर रहा हूँ तो साइन थीटा कितना चेंज हो रहा है, ये देख सकता हूँ। तो इसका आंसर कुछ निकल के आएगा, इसका आंसर कुछ निकल के आएगा, अब इसका आंसर निकल जाता है कॉस थीटा। कैसे? तो कैसे कब सिखाऊंगा? साल के लगभग एंड में एक चैप्टर आएगा मैथमेटिक्स में, उसमें किससे सिखाएंगे, और वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा कैसे आएगा सर, तो वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अगर वो मैं ओपन कर लूँगा ना, क्योंकि अभी तो एक फंक्शन, दो फंक्शन बताया, फिर ये तीसरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स बताया, फिर एक और बताया, बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन डायरेक्टली। अब उसमें आप सवाल नहीं पूछोगे कि कैसे, क्योंकि कैसे वाली बात ओपन होगी तो 10 क्लास अपनी खत्म हो जाएगी, और एक्चुअल में जब आपके कोर्स में वो चैप्टर है तो तभी पढ़ा है ना। मैं जिसका कैसे बता सकता था उसका बता दिया। अब एक्चुअल में जब जैसे वो जो जेन्युइन प्रोसीजर है, जो ऑफिशियल प्रोसीजर है निकालने का कि भाई कैसे आया ये चीज़, वो चीज़ आपको सिखाई जाएगी मैथमेटिक्स में। लास्ट के चैप्टर में एक है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ध्यान आ रहा है, उसमें सिखाई जाएगी। तो उस समय सीखना, मार्क्स के मार्क्स पक जाएंगे आपके, और जो इधर दिमाग में टिकलिंग चालू हो गई है कि ये कैसे है, ये कैसे है, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। फाइन। ये कवर हो गया।
अब मैथमेटिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन बता दूं कि कैसे लिखते हैं करते हैं। अपना जो कॉन्सेप्ट था वो था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप जानते हो एवरेज वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए फंडा हमारे सामने आया कि इफ del t is very small then v average can be written as v instantaneous। ये समझ में आता है? सेम फॉर्मूला नहीं, अगर del t बहुत छोटा होगा, अब del t जो बहुत छोटा होगा इसके मायने में आगे बताने वाला हूँ, बट del t बहुत छोटा होगा टेंडिंग टू जीरो होगा तो ये फॉर्मूला अपन इंस्टेंटेनियस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट वो फॉर्मूला अलजेब्रा से सॉल्व नहीं होगा, वो किससे सॉल्व होगा? डिफरेंशिएशन से। आगे बोलो। अब मैं इसी को लिख देता हूँ मैथमेटिक्स बी इंस्टेंटेनियस कब बनेगा? जब डेल एस अपॉन डेल टी में डेल टी टेंडिंग टू जीरो का लिखने का तरीका है। और अब डेल टी टेंडिंग टू जीरो तो ये जो कंडीशन है इसके लिए लिखते हैं एल टी या एल आई एम, तो एल टी लिख दो या एल आई एम लिख दो, ये लिख देते हैं। ठीक है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, निकालिए आपकी बुक में भी लिखा हुआ है एल आई एम 43 तो कहाँ पर है? ये ग्राफ हाँ हाँ देख दिया। इसके ऊपर इक्वेशन दिख रही है, आप भी देख लो इसकी बुक में। v इज इक्वल्स टू एल आई एम डेल टी टेंडिंग टू जीरो डेल एक्स बाय डेल टी। एक्स और एस एक ही बात है, अभी के लिए एक ही बात है, जब मैं पोजीशन का एक्चुअल में फंडा समझाऊंगा जब अलग अलग हो जाएगी थोड़ी सी, अभी के लिए एक ही बात है। तो एक्स और एस, एक्स और एस, एक्स इज पोजीशन, एस इज डिस्प्लेसमेंट। जब हम लोग ओरिजिन से शुरू करते हैं और ओरिजिन से शुरू करते हैं तब दोनों की वैल्यू सेम रहती है, जब हम ओरिजिन से शुरू नहीं करते हैं तब दोनों की वैल्यू अलग रहती है। एक्सप्लेन करूँगा मैं ग्राफ में। पोजीशन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, किसी भी चीज़ की पोजीशन कैसे मार्क करना है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, समझाएंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग गए अलजेब्रा के पास और अलजेब्रा ने अपने हाथ खड़े कर दिए, बोल दिया नो, इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो न्यूटन फिर सड़क पे घूमने लग गया और मतलब अपने थॉट्स में चले गया और एक नया उसने चीज़ निकाली। उसने बोला कि ये जो s है, ये जो s है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ t। s क्या है? y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये तो मानते हो ना, y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस। उसने बोला कि s जो भी रहेगा वो t का फंक्शन रहेगा, s जो भी रहेगा वो t का फंक्शन रहेगा। तो आप क्या करो, आप s मतलब फंक्शन ऑफ t को डिफरेंशिएट कर दो, इसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये जो है ये एक ऑपरेशन है, ये क्या बताता है? ये बताता है जैसे सपोज इसको मैं ऐसे लिख दूँ, इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि लेट एफ टी जो है या एस जो है वो 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 है। ये जो फंक्शन है ये क्या बोल रहा है? ये फंक्शन इस पे पूरे पे अप्लाई हो रहा है, 3t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 4 है।
तो जो फंक्शन है ये पूरे इस पे अप्लाई होता है। ये ईल्ड करके देगा 6t + 9। क्या आप समझते हो? थोड़ी देर पहले समझाया। पावर आगे आ जाएगी और पावर 1 से कम हो जाएगी। ये 6t + 9 आ गई, कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ उसके बाद बट ये डिफ्रेंशिएशन करना तो मैं सिखाऊंगा अलग से। तो ये जो पूरी चीज़ लिखा है ये क्या है? ये ऑपरेशन है। फंक्शन तो समझ गए ना। अब ऑपरेशन क्या होते हैं? ऑपरेशन मतलब सिंबल्स। जैसे जैसे दूसरे एग्जांपल्स क्या है ऑपरेशन के? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, या फिर रूट, या फिर स्क्वायर। जब ऐसे ब्रैकेट लगे के ऊपर 2 3 4 1/2 ऐसा लिखते हैं तो उसका मतलब होता है ना कुछ, और वो मतलब आपने समझा है कि अगर ऐसे लिखा है तो क्या करना है। उसी तरह से अगर ये d/dt है, ये d/dt इसमें कोई वेरिएबल और कोई कांस्टेंट नहीं है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अरे 10th में अभी मैं पढ़ा रहा, सुनो ना, 10th में अभी पढ़ा रहा था मैं sin थीटा cos थीटा। एक बच्चे ने क्या करा, sin अपॉन cos, उसने बोल दिया tan आंसर है सर इसका। ये कर सकते हैं क्या? ये किसी ने करा नहीं, ऐसी कहानी बना रहा हूँ। ये कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? वो समझाता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि साइन खुद एक चीज है। साइन थीटा मतलब साइन इंटू थीटा नहीं है, क्योंकि साइन खुद एक चीज है। अगर साइन इंटू थीटा और कॉस इंटू थीटा होता और साइन कुछ कांस्टेंट या वेरिएबल होता। साइन क्या है? साइन क्या है? ना तो कांस्टेंट है ना वेरिएबल है। क्या है फिर साइन? ऑपरेशन। साइन जब बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि भाई एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें एक एंगल है थीटा 30 डिग्री। उस ट्राइंगल में आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालो। इतना सब बोल के जाता है अकेला साइन। इतना सब बोलने की जगह उन्होंने बोल दिया साइन। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो चाहिए तो बोल दिया कॉस। इतना सब बोलने की जगह कॉस बोलो। मैथमेटिक्स ऐसे ही काम करती है। जो चीज बार बार सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बार बार काम आ रहे ना, उसके लिए एक ऑपरेशन बना दो। उसके लिए ऑपरेशन बना दो या फंक्शन बना दो। ऑपरेशन फंक्शन थोड़ा अलग अलग होता है, समझ में आ रहा है? तो फंक्शन रहेगा उसकी खुद की कुछ वैल्यू निकल सकती है। तो फंक्शन रहेगा उसकी खुद की कुछ वैल्यू निकल सकती है, वेरिएबल डालो तो। ऑपरेशन एक अलग चीज होती है। ऑपरेशन एक पर्टिकुलर वैल्यू पे लगाया जाता है, या 2 नंबर्स पे लगाया जाता है, या 3 नंबर्स पे लगाया जाता है। जैसे मैं बोलूँ 2 को ऐड करो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि एडिशन ऑपरेशन बाइनरी है, 2 डिजिट्स पे लगता है। अब मैं बोलूँ 30,40 का साइन निकालो, तो या तो तुम कर दोगे एक बार 30 का निकाल दोगे, एक बार 40 का निकाल दोगे और 2 आंसर दे दोगे। तो बोलो 30,40 का साइन निकालो तो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि साइन फंक्शन एक एंगल पे निकलता है। समझ लो? तो जो d/dx है ये क्या कहता है? d/dx ये कहता है कि मेरे आगे जो भी लिखा हुआ है उसका चेंज देखो x के रेस्पेक्ट में। तो d/dt ऑफ s क्या बोल के जाएगा? ये बोलेगा कि s का चेंज देखो t के रेस्पेक्ट में। तो अपन ऊपर टेबल बना चुके हैं, समझ लो। इट इज एज गुड एज d/dx ऑफ y में चेंज देखो x के रेस्पेक्ट में। तो अपन ने देखा y में चेंज x के रेस्पेक्ट में नहीं, अपन ने देखा y में चेंज x के रेस्पेक्ट में, अपन ने देखा y में चेंज x के रेस्पेक्ट में। उसी तरह से ये चीज, उसी तरह से ये चीज बोलती है s में चेंज देखो यूनिट t के चेंज के रेस्पेक्ट में, और t को और छोटा कर देना, यूनिट भी मत करना, सबसे छोटा पॉसिबल। समझे? थोड़ा ठीक है। डिफरेंस सिर्फ d कुछ भी नहीं है ना। जैसे अरे सिर्फ d कुछ भी नहीं है। जब मैं डिवाइड लिखता हूं तो तू ये पूछता है क्या ये बिंदी क्या है ऊपर की? इस पूरी चीज को एक लेते हो ना। जब मैं प्लस लिखता हूँ तो ये बोलता है कि इसमें वर्टिकल लाइन क्या है, ये इधर हॉरिजॉन्टल आदि क्या है, आदि क्या है। ये पूरी एक चीज है।
तो डी बाई डी टी पूरी एक चीज है, यहाँ पे डी बाई डी टी पूरी एक चीज है, उसमें अलग अलग कर ही नहीं सकते हो आप। पर मैं बाद में समझाऊंगा कि सिर्फ डी का क्या मतलब होता है, वो इंटीग्रेशन में काम में आता है। बट यहाँ पे जो डी बाई डी टी है वो पूरी एक चीज है। वो क्या कहती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ आगे वाली चीज देखो जिस पे भी अप्लाई कर रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ आगे वाली चीज देखो जिस पे भी अप्लाई कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टी। अपन ने स्टेटमेंट लिखा था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये हाईलाइटेड पोर्शन डिनोट करता है। डी बाई डी टी एक चीज है, ठीक है। इतनी मुश्किल नहीं है पूरी 11th की मैथ्स या फिजिक्स। ये एक कॉन्सेप्ट आया जो जनरली बोर्ड्स लेवल पे तो इग्नोर कर दिया जाता है, बोर्ड्स लेवल पे इग्नोर कर दिया जाता है, और फिर सिर्फ वो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, और फिजिक्स वाला टीचर जब करवाता है तो वो बस डेरिवेशन कर देता है कि देखो इसका ये है, मैथ्स में पढ़ा होगा। पर मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका लिंक बैठ जाए। बट नहीं आ रहा समझ में किसी को, वैसे आ रहा है, अगर नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, तो इससे डरना मत कि 11th की मैथ्स इतनी मुश्किल नहीं है, 11th की फिजिक्स इतनी मुश्किल नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट नया है, बस इसको मैं रिपीट करूंगा ना जब तीसरी चौथी पांचवी बार, तो यू विल फॉलो इट। बट मैं रिपीट जब भी करूंगा जब हर बार कुछ सीखते जाओगे, हर बार कुछ इम्प्रूव होते जाओगे। नहीं तो ऐसा समझ बैठ के तो अगली बार समझाएंगे तो इस बार क्यों समझेंगे, तो वैसा फिर मैं भी स्किप कर दूँ। हर बार थोड़ा थोड़ा कुछ आगे बढ़ते जाओगे। जैसे तुम तीनों आज आए और तुम तीनों रेडी थे एक्सप्लेन करने के लिए, टाइम निकल गया था इसलिए मैंने टाइम दिया नहीं तुमको, पर रेडी थे। तो वैसे ही आज जो समझाए वैसे कल पूछूंगा, तो कल डॉट 3 बजे चालू कर दिया, मतलब अगली क्लास में 3 बजे चालू कर दिया, तो पूछूंगा। आज थोड़ा सा टाइम मेरा 20-25 मिनट बिगड़ गए थे, समझे? ये चीज़ ना मैं शेयर भी कर सकता हूँ आपके मेल्स पे, करवानी हो तो आप मेल बता दो, तो आप वो पेज एटलीस्ट देख सकते हो। सर ये पेज हाँ, मुझे मेल कर दीजिए। ईशान कोई भी बोलो। ईशान ISHAAN NMIK 1439@gmail.com। ये वन नोट पे खुलेगा, ओके सर। है ना, और मैं सिर्फ व्यू कर देता हूँ, एडिट नहीं करोगे, व्यू कर देता हूँ तो एडिट कर ही नहीं पाओगे। जैसे 12th की बच्ची है, उसके साथ ये शेयर्ड है मेरा, तो वो जो भी चैप्टर्स बनाते जाता हूँ मैं, तो जो भी चैप्टर रेफर करना होता है वो कर देती है, चैप्टर वाइज बनती जाएगी, तो आप कभी कुछ रेफर करने की ज़रूरत पड़े। तो सर ऐसा है कि अगर हम एडिट करेंगे तो आपकी स्क्रीन में भी एडिट रहेगा, तो एडिटेबल दिया ही नहीं ना मैंने, सर मैं बस पूछ रहा हूँ। हाँ, नोट ऐसे हाँ। कभी इन जनरल कॉमन हो जाता है, कॉमन एडिट हो जाता है। जैसे इसको लगे कि नहीं मज़े नहीं आ रहे, रब कर दो सब कुछ सब इरेज हो जाएगा, मेरे को वापस लिखना पड़ेगा सब कुछ। बोलो, स्पेलिंग चेक कर लेना। मेरा सेंड हो गया। हाँ, 402 हाँ, gmail.com। युवराज सिंह शेखावत, राज सिंह शेखावत, SHAKEWAT WAT 285@gmail.com। का आ गया। एक हो सकता है 0 हो सकता है। चलो दूसरी चीज अभी मत देखो, ये है ना, इसमें से आपके हिसाब से कुछ लिखते जाना। जैसे इस पे अपना काफी सारा डिस्कशन हुआ ना, तो आपके दिमाग में भी कुछ क्लियर होगा। तो भले ही अभी क्लास में नहीं लिख पा रहे हो, लिखना चाहिए वैसे भी क्लास में, नहीं लिख पा रहे हो, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो उसको देख देख के लिख देना।
वीडियो भी क्या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होगा जो आप अभी बना रहे हैं? हाँ, मैं एक आज तुम्हारे क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले ही तो सर पहले आप मुझे ऐड कर लीजिए, फिर मुझे नहीं आएगा। मैं लिंक और मैं अभी इसका शेयर नंबर ग्रुप में नहीं। नहीं हूँ। ओके मेरे को मैसेज कर दे मेरे नंबर पे। मैं भी ईमेल भी करूँ, बाद में करूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये इंस्टेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? यस। क्या ग्राफ का कॉन्सेप्ट अभी समझा दूँ या बाद में समझ? तो आज हम लोग ये थोड़ा समझ लेते हैं करने के बाद। चलेगा चलेगा। संडे भी रहेगा बीच में, तो अच्छा टाइम रहेगा। तो इंस्टेंट का कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह की टेबल आपको बुक में 3.1 कुछ इसी तरह का उन लोगों ने एक्सप्लेन किया। जैसे अपन ने एक्स और वाई में वेरिएशन लिया ना, जैसे अपन ने एक्स और वाई में वेरिएशन लेते हुए समझा ना, उसी तरह से वो मेन चीज़ तो क्या है अपना डिस्प्लेसमेंट और टाइम, उसमें डिफरेंस रेट लेते हुए समझाया। तो आपकी बुक में भी टेबल दी है, तो उसी तरह से आप समझ सकते हैं। फाइन। अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं आपकी शीट में से निकाल देते हैं। Will try question number 12. पढ़ लो अच्छे से सब क्वेश्चन। कौन सा यूज? क्वेश्चन नंबर 12 11th की शीट में से। सर सॉल्व करना है। नहीं मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ लिया सबने अच्छे से? Yes, sir. देखो हम लोगों को दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, वो वैल्यू पुट करके लिखा। x को उन्होंने पोजीशन बताया है और उसको मैं उसके रेस्पेक्ट में मैं डिस्प्लेसमेंट ले सकता हूँ। चेंज ऑफ पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है वो ले सकता हूँ। डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालूँ, जिसको मैं शॉर्ट में रेट लिखूँगा, इसको मैं रेट ऑफ चेंज, अगर डिस्प्लेसमेंट का मैं रेट ऑफ चेंज डिवाइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालूँ, तो क्या मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगा? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और अगर इससे भी आगे रेट पे जाऊं, जो अपने काम का नहीं अभी, बट इससे भी आगे रेट पे जाऊं तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये भी काम का नहीं है रेट वाला अभी इस क्वेश्चन के लिए। तो अब ये x जो होता है ना, वो चेंज ऑफ x होता है कि अभी किसी पर्टिकुलर टाइम पे तुम 10 मीटर पे खड़े थे, फिर 3 सेकंड बाद तुम 15 मीटर पे चले गए, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 3 मीटर। तो 15 माइनस 10 किया, 15 क्या थी पोजीशन, एक्सेप्ट फाइनल पोजीशन, और 10 क्या थी, एक्स आई इनिशियल पोजीशन। तो उसका जो चेंज निकला वो निकला, उसका जो चेंज निकला वो निकला डिस्प्लेसमेंट। उस पर फिर चर्चा करूंगा मैं एक्सेप्ट एक्स आई पे, बट एक्स के चेंज को मैं डिस्प्लेसमेंट मान सकता हूँ। वो
बनती बात है। और इसका वेलोसिटी आता है वो तो आपको समझ नहीं आएगा। हमको जो इक्वेशन दी है वो पोजीशन की दी है, और उसी इक्वेशन को हम कुछ स्पेशल केसेस के अंडर डिस्प्लेसमेंट की भी मान सकते हैं। जैसे अभी मैं मान रहा हूँ, क्यों मान रहा हूँ वो थोड़ा मैंने जस्टिफाई किया, नहीं समझ में आया तो भी फैक्ट जैसे ले लो कि जो पोजीशन की इक्वेशन है एक्स, उसको मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मान रहा हूँ, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो किसकी इक्वेशन आएगी? वेलोसिटी की। अब आया समझ में? ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी। तो मैं क्या लिखूंगा? डी बाई डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ, ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है ये आपका, ये बाइनोमियल है, तो इस पर इंडिविजुअली मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो काम हो जाएगा, वो अपन ने देख लिया। x का मतलब x मतलब s का डिफरेंशिएशन v रहता है, तो इस पूरी चीज़ को मैं v लिख दूँ तो v इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा भाई, वेरी गुड, ये 2 आगे आ जाएगा, वेरी गुड। तो वेलोसिटी अपनी आ गई 5 समझे? और बार समझा देंगे। ये अपनी किस चीज़ की इक्वेशन थी? डिस्प्लेसमेंट की। हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी। ये ये clear सही है? है। ये डिफरेंशिएट करा मैंने, ये डी बाई डी टी क्या लिखा है वो छोड़ दे, ये 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया। कैसे करते हैं? वेरिएबल की पावर आगे लाके मल्टीप्लाई करते हैं। 8.5 के साथ वेरिएबल की पावर है 0, टी टू दी पावर 0 है इसके साथ, है ना, दिख नहीं रहा है, मतलब टी टू दी पावर 0, तो 0 आगे आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, वो खत्म, लिखा ही नहीं मैंने उसको। फिर 2.5 टी स्क्वायर था तो स्क्वायर को आगे लाया तो 2.5 इंटू 2 5, और टी की पावर 1 से कम हो जाएगी, इसलिए 5t आ गया। ये क्लियर हुआ? बाकी जो डी बाई डी टी लिखा है तो लिखने का तरीका है, आ जाए, ठीक है। अब इससे अगर मैं एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालूंगा तो वेलोसिटी से, वेलोसिटी एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालना मतलब वापस से डिफरेंशिएशन कर देना, इसको वापस से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्या करेंगे? डी बाई डी टी ऑफ वी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ 5t। डी बाई डी टी ऑफ वी अपन ने देखा a कहलाएगा, और 5t का डिफरेंशिएशन t की पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगी, 5 इंटू 1 5, और t की पावर 0 तो लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन हो गया 5, और वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, और डिस्प्लेसमेंट की तो ये इक्वेशन है ही। क्वेश्चन में जितना था उससे ज़्यादा मैंने समझा दिया, क्वेश्चन सॉल्व करना देगा, क्वेश्चन में कम था इससे बहुत, पर यही क्वेश्चन आगे आएगा सेम डेटा के साथ, बोलेंगे वेलोसिटी निकालो, बोलेंगे एक्सेलरेशन निकालो, वहाँ कर देगा। यहाँ पे बोला है कि भाई पोजीशन ये है, मतलब ये है पोजीशन, बोले पोजीशन ये है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है अपन को कब? जब 2 सेकेंड का ऑब्जेक्ट हो, जब 2 सेकेंड होंगे, जब टाइम इक्वल टू 2 रहेगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आ जाएगी t2 डालो तो ये 10, 18.5। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, हाँ या ना? तीनों को यस सर। पक्का? और t इक्वल टू 4 डालेंगे तो x की वैल्यू आएगी, t4 डालो तो 16, तो 48.5। चेंज कितना हुआ? चेंज क्यों निकाला हुआ समझ में आया ना? चेंज कितना हुआ? 30। तो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड में इसकी पोजीशन में चेंज हुआ 30 का चेंज हुआ, मतलब 30 का डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितने सेकेंड में? 2 सेकेंड में। एवरेज वेलोसिटी की कितनी होगी? 15। तो एवरेज वेलोसिटी निकाली ना, 30 क्या निकाला था? 30 टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला था। अब उसको मैं क्या करूंगा? डिवाइड बाय टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया, टोटल टाइम पता है आपको? टोटल टाइम कितना रहेगा? 2 सेकेंड। 2 क्योंकि आप कब से कब तक देख रहे हो? टाइम t इज इक्वल्स टू 2 से t इज इक्वल्स टू 4 तक, है ना? टोटल टाइम नहीं देख रहे हो आप। टोटल टाइम मतलब जो आपके केस का टोटल टाइम है वो तो 2 सेकेंड है, 2 से 4 तक। सर एक बात समझिए, सर हमने आखिर में डायरेक्ट इसी इक्वेशन में रखा था, सर इसके नीचे वाली
वो आगे क्वेश्चन आएंगे उसके लिए उसमें डायरेक्ट बस डाल डायरेक्ट बस और सर एवरेज है इसलिए हम लोग ने फाइनल माइनस इनिशियल किया ना टोटल, इसलिए टोटल। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बट आप इससे समझ रहे हो कि वो कभी पूछे कि भाई t इज इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी कितनी है, तो कौन सी इक्वेशन यूज में आएगी, ये वाली। t इज इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी कितनी है, देख के बताओ। 5 to the 10 देन t इज इक्वल्स टू 4 पे वेलोसिटी कितनी होगी। 20 अरे ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, हाँ ये वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करती है। हाँ तो अगर मैं टाइम दे रहा हूँ और वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, हाँ, तो टाइम डालो और वेलोसिटी निकालो। ठीक समझ में आया। सर वो एवरेज वेलोसिटी की वेलोसिटी हाँ, ये पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और न्यूटन ने और क्या बोला था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करके इस तक पहुंचे। तो सर पहले में टाइम इंटरवल में आया ये वाला पॉइंट में आया पॉइंट दोनों के बीच के पॉइंट में ना टाइम इंटरवल के नहीं, जो टाइम दोगे 2 सेकंड तो 2 सेकंड, 2.5 सेकंड तो 2.5 सेकंड, 2 सेकंड में आगे 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी Yes. रहेगी वो आएगी। और अपन अगर ऊपर निकालेंगे तो 2 सेकंड से 4 सेकंड पे निकली थी अपनी 15, अब इसकी 2 सेकंड पे कितनी निकल रही है, 10। तो टीचर क्या बोल रही थी, टीचर क्या बोल रहे थे कि भाई एवरेज ले ले 2 सेकंड से 4 सेकंड, मान ले कि वो 15 से मूव हो रहा है। न्यूटन क्या बोल रहा था, नहीं मेरे को तो 3rd सेकंड पे चाहिए। तो न्यूटन ने बोला कि इससे निकालोगे तो 3rd सेकंड पे आ जाएगी। न्यूटन ने बोला नहीं मेरे को 3rd पे भी नहीं, 3.5 पे चाहिए। तो इससे निकालोगे तो 3.5 पे भी आ जाएगी, इससे निकालोगे तो 3.6 सेकंड पे भी आ जाएगी। Yes. और टीचर बोल रहे थे एवरेज निकालो। नहीं न्यूटन ने दिया ना डिफरेंस पूरा कैलकुलस इंटीग्रेशन 36 इयर्स के एज में तो खत्म ही हो गए थे। तो वो मतलब अलग ही सीन था। तो सर हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट क्वाड्रेटिक दिया हुआ है टाइम से, तो आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। हमेशा फॉर्मूला ये वाला लगाना v इक्वल टू 5t नहीं ना? हमें इस क्वेश्चन में बेटा, हाँ वही तो अगर मैंने बोला ना कि 3.6 अगर मैंने इक्वेशन दे दी आपको कि भाई 3t² डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन की 3t³ प्लस 5t² प्लस 6t प्लस 9, तो फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके v की निकालो, उसमें जो जो पूछा वो निकालो, उसको डिफ्रेंशिएट करके a की निकालो, उसमें पूछा है वो निकालो। इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो a भी t की टर्म्स में है ना। इस पे अपन बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो ऐसा मत समझो कि कम समझ में आ रहा है। आप लोग ठीक ठाक एफर्ट्स लगा रहे हो और क्वेश्चंस भी अच्छे पूछ रहे हो। जैसा चल रहा है चल रहा है, तो उसमें परेशान मत हो। जैसा आप लोग इतने एफर्ट्स लगा रहे हो उतने लगाते जाओ। जब मेरे को लगेगा कि नहीं कम लगा दो तो तुम बोलो अभी सही लगा रहे हो। फाइन। ट्वेंटी वाला भी ऐसे ही 20 में इसमें थोड़ा सा अलग पूछ ले कर लेते हैं। मैं एक ही सेकंड 19 में भी पूछ के 19 पहले कर लेते हैं। दोनों सेम ही हैं। ये में 19 और 19 में मैं ऐसे ही बता देता हूँ, 19 रीड कर लो। जल्दी से ए में पूछा क्या है, 2 सेकंड सेकंड से टाइम 3 सेकंड है। तो वहाँ पे इंस्टेंट वेलोसिटी पूछ लिया, हम्म इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2। तो वो कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करके जो 5t आया था उसके थ्रू, क्योंकि बाकी डेटा सेम है तो 5t काम कर जाएगा। बाकी डेटा x की अगर चेंज हो गई तो आपका डिफरेंशिएशन अलग इक्वेशन देगा। 19 ठीक है, क्लियर। हाँ, इसमें 10 आएगा। हाँ, तो 2-3 के लिए निकाल देना, 2.5 के लिए निकाल देना, 2.2। सर इसमें यूनिट से कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, 1 मीटर में दिया है 1 सेंटीमीटर में दिया तो चेंज करना पड़ेगा। वो हेल्प रहती है आपकी, यूनिट नहीं कहाँ दिया सेंटीमीटर। नहीं सर पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा है। पड़ेगा, अगर दिया है तो पड़ेगा बिल्कुल, अगर अलग अलग दिया है तो बिल्कुल पड़ेगा। तो उसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा।
अब यहाँ पे ए और बी की जो यूनिट दी है ना, वो मैं बाद में कभी समझाऊंगा कि वो ऐसी यूनिट्स क्यों दी है, एक वो अभी समझाऊंगा तो सब मिक्स हो जाएगा, वो उसका इम्पोर्टेंस है कुछ, एंड दैट इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू चैप्टर 2 रिएक्शन में यूनिट्स एंड उसमें बहुत बढ़िया चीज़ है जो कि आपकी बहुत हेल्प करती है, डायमेंशनल एनालिसिस। नहीं खतरनाक नहीं है, जैसे अपन लोगों ने शुरू में डिस्कस करा होगा, वो फ्लो चार्ट बनाया हाँ, होगा और उसकी एक की यूनिट कैसे निकालते हैं, एक की यूनिट कैसे निकालते हैं। जैसे न्यूटन की एक्चुअल यूनिट कितनी रहती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर और मैंने आपके सामने एक बार डिस्कस किया था डाइन और न्यूटन में, तो उसके आसपास भटकता है डायमेंशनल एनालिसिस, उसी फंडे के आसपास भटकता है डायमेंशनल एनालिसिस, और वो आपको एक्चुअल में हेल्प करता है आगे के चैप्टर्स में। ऐसा नहीं कि एक एडिशनल चैप्टर है, आपको फॉर्मूलाज लर्न करने में हेल्प करता है, कैसे वो बताऊंगा मैं, बट बहुत हेल्प करता है वो। 20 की बात करें तो लगभग वैसे ही है 19 जैसा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है तो 20 ज़रूर कर लेना। स्मॉल ई दिख रहा है आपको 21 में, तो जैसे पाई एक कांस्टेंट रहता है ना, वैसे स्मॉल ई एक कांस्टेंट रहता है जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, और वो इतनी मतलब नॉन रिक्वायर्ड वैल्यू होती है कि वो रियली यूज, मतलब वो इसलिए याद भी नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग आती है, बाकी ई एक कांस्टेंट होता है स्मॉल ई, ठीक है। देख ले लो सर ये क्वेश्चन नंबर 19 टी की वैल्यू डायरेक्ट डाल के डिस्प्लेसमेंट, फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे, पर डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा।